हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का द हिंदी जी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज से नया कंप्यूटर का सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो जेएसएससी सीजीएल और एसएससी सीजीएल दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग 1000+ MCQ पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ने वाले हैं ताकि जेएसएससी सीजीएल और एसएससी सीजीएल में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस सीरीज़ का अगर आपको क्वेश्चन का PDF फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें, लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल देखिए, IBM 360 कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस पीढ़ी में विकसित किया गया था? इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन में IBM 360 का डेवलप हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक है, बात करते हैं IBM 360 की घोषणा और विकास कब हुआ था? तो ये 1960 के दशक के मध्य में हुआ था जब तीसरी पीढ़ी का विकास हुआ था, यानी कि तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर के विकास हुआ था। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1960 और 1970 के मध्य में हुआ था, यानी कि बीच में हुआ था। ठीक है, किसका उपयोग करके ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा IC या फिर सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग करके जो है वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाया गया था। IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे पहली पीढ़ी का, तो ये कंप्यूटर जो है वो 1940 से 50 के बीच में बनाया गया था। किसका उपयोग करके बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करके ये कंप्यूटर बनाया गया था, जो कि ये बड़े महंगे थे और बहुत ही अधिक गर्म ये उत्पन्न करता था। कौन सा कंप्यूटर? तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एक भी पॉइंट आप लोग छोड़िएगा नहीं, सभी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरी पीढ़ी का, तो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर जो है 1950 से लेकर के 60 के बीच में बनाया गया था, जो कि वैक्यूम ट्यूब को हटा करके ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। कौन से कंप्यूटर में? तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ठीक है, और ये जो था वो छोटा, तेज और सस्ते और अधिक विश्वसनीय था। कौन सा? तो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। और ये जो है वो पहली पीढ़ी के मुकाबले, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर के मुकाबले ये तेज था, अधिक। ठीक है, इसलिए वैक्यूम ट्यूब क्या था कि वैक्यूम ट्यूब जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता था, इसलिए इसे हटा करके ट्रांजिस्टर का उपयोग करके इसे बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। अब बात करते हैं हम चौथी पीढ़ी का, तो चौथी पीढ़ी जो है 1970 से वर्तमान तक अभी तक ये बनाया जाता है। तो ये ट्रांजिस्टर को हटा करके माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके ये पीढ़ी बनाया गया था, यानी कि इस पीढ़ी का कंप्यूटर बनाया गया था, जिसमें से कभी लाखों IC होते हैं। ठीक है, कभी कभी लाखों IC होते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? तो माइक्रो प्रोसेसर में। ध्यान रखिएगा, जिसमें से कंप्यूटर आ जाता है आपका पर्सनल कंप्यूटर, जैसे कि हो गया डेस्कटॉप वगैरह, IBM PC हो गया, इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये सभी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा। सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण है, यानी कि आउटपुट डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि प्रोजेक्टर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे देखिएगा प्रोजेक्टर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जो एक कंप्यूटर स्क्रीन को एक बड़ी सतह या फिर किसी भी दीवार या फिर ब्लैक बोर्ड पर एक इमेज को प्रोजेक्ट करता है, तो वही तो एक प्रोजेक्टर कहलाता है। तो किसी भी स्क्रीन से हम आउटपुट देते हैं तो वो प्रोजेक्ट कहलाता है। ठीक है, स्क्रीन से हमारे ब्लैक बोर्ड में आया या फिर दीवार में आया तो वो एक प्रोजेक्ट कहलाता है। किसी भी इमेज हो या वीडियो हो तो एक प्रोजेक्टर के थ्रू होता है, तो वो एक आउटपुट होता है। ठीक है, बात करते हैं हम स्कैनर का, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। कैसे? तो ये किसी भी इमेज या फिर किसी भी टेक्स्ट को वो वहीं पे डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है, यानी कि वहीं पे वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो वो एक इनपुट डिवाइस हो गया। हम बात करते हैं OCR, तो OCR एक इनपुट डिवाइस है जो किसी भी स्कैन की गई इमेज या फिर किसी भी स्कैन की गई टेक्स्ट को वहीं पे डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करता है, यानी कि कहने का मतलब है कि वहीं पे आपका कन्वर्ट कर देता है, तो वो आपका OCR कहलाता है। OCR कहने का मतलब है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन वहीं पे करता है, तो वो किसी भी इमेज या फिर टेक्स्ट को वहीं पे
आपका डिजिटल फॉर्मेट में वो कन्वर्ट कर देता है, वो OCR कहलाता है। ठीक है, हम बात करते हैं MICR, यानी कि MICR एक इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखिएगा, जो चुंबकीय स्याही में मुद्रित संख्याओं और अक्षरों को ये रीड करता है। क्या करता है? रीड करता है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ध्यान रखिएगा, बैंकिंग अनुप्रयोगों में खाता संख्या और चेक पर अन्य डेटा पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, ध्यान में रखिएगा सभी चीज़। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, सर टिम बर्नली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने किस साल में क्रांतिकारी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? इसका राइट आंसर होगा 1990 में किया गया था। इसका एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन ये जो है कहा जाता है कि 1989 से लेकर के 1990 ये कहते हैं ये डेट। ठीक है, तो आपका डेट या फिर 1989 या फिर 1990 रहे, तो उसमें से आपका आंसर जो हो जाएगा 1989 होगा। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 1989 नहीं है, इसलिए पे 90 मार सकते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, WWW ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इसे ही कहते हैं, तो WWW ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा कि टिम बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और ये एक आमतौर पर वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के रूप में इसे श्रेय दिया जाता है। किन्हीं? तो ध्यान रखिएगा, टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड वेब का विकास जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1989 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन CERN में टिम बर्नर्स-ली और उनके सहयोगी द्वारा शुरू किया गया था। कब? तो ध्यान रखिएगा 1989 में। ठीक है, और 2004 में इन्हें यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइटहुड और फिनिश टेक्नोलॉजी अवार्ड फाउंडेशन द्वारा उद्घाटन मिलेनियम प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, किनको? तो ध्यान रखिएगा टिम बर्नर्स-ली को। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, और इन्हें ये पुरस्कार जो है मिलेनियम प्रौद्योगिकी पुरस्कार कब मिला था? तो ध्यान रखिएगा 2004 में। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ पे देख लीजिएगा ये सभी पॉइंट। इन्वेंशन जो है आपका यहाँ पे इन्वेंशन यानी कि आविष्कार और फाउंडर खोजकर्ता ये सभी हैं, ध्यान में रखिएगा। टेलीफोन का खोजकर्ता कौन है? तो अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। इलेक्ट्रिसिटी का खोज किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। पेंसिलिन का खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपका कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल यहाँ से आपका पूछा जा सकता है हर एक चीज़ में। ठीक है, इंटरनेट का खोज किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा विंटन सर्फ एंड बॉब कॉन ने किया था। DNA स्ट्रक्चर जो होता है, DNA का स्ट्रक्चर, उसका खोज किसने किया था? जेम वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने किया था। ठीक है, माइक्रोस्कोप का खोजकर्ता कौन है? तो ध्यान रखिएगा जैक्रिक्स जेनसेन ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस का तो जोहानेस गुटेनबर्ग ने किया था। एक्सरे का खोज किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा वेलहेम कॉनराड रोएंटेजेन ने किया था। स्टीम इंजन का किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। दोस्तों ये सभी पॉइंट आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि एक खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः उत्पन्न कर देता है। यानी कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि वीक सिग्नल को रीजनरेट करता है, तो वो कौन है इसमें से? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे रिपीटर जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिपीटर एक उपकरण है जो एक संकेत यानी कि सिग्नल प्राप्त करता है जो इसे बढ़ाता है और फिर इसकी सीमा या फिर पहुंच बढ़ाने के लिए इसे फिर से प्रसारित करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा रिपीटर जो इसका करेक्ट आंसर है। रिपीटर जो है वो आमतौर पर दूर संचार और प्रसारण में सिग्नल या फिर उसके कवरेज क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि विशेष रूप से बाधाएं या फिर कमजोर सिग्नल वाले शक्तिशाली वाले क्षेत्र में ये होता है। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क की सीमा बढ़ाने या फिर सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नेटवर्किंग में रिपीटर्स का भी उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी सवाल यहाँ हम आप लोगों को करवा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इसके अतिरिक्त फायर आर्म्स में एक रिपीटर एक प्रकार का बंदूक का उल्लेख कर सकता है जो प्रत्येक शॉट के बाद पुनः लोड करना उसका आवश्यकता के रूप में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बिना जल्दी से कोई भी राउंड फायर
कर सकता है। जैसे कि एक बंदूक होता है, जैसे वो रिपीट करता है एक फायर करने के बाद, उसी प्रकार से रिपीटर हमारा काम करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिपीटर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ता है और इसमें से कितने होल्स होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे 15 होल्स होते हैं। कितने होते हैं, तो 15 होल्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन से किस प्रकार से होते हैं। तो वीडियोग्राफी में जैसे कि VGA कनेक्टर का उपयोग कंप्यूटर के वीडियो कार्ड को मॉनिटर या फिर डिस्प्ले से जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका, तो VGA का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो किसी भी कंप्यूटर के वीडियो कार्ड को मॉनिटर या फिर डिस्प्ले से जोड़ने के लिए किया जाता है। और VGA कनेक्टर में 15 पिन या फिर होल कह सकते हैं होते हैं। ठीक है, VGA कनेक्टर का एक एनालॉग कनेक्शन होता है जिसका अर्थ होता है कि ये निरंतर सिग्नल प्रसारित करता रहता है जो लंबी दूर पर इंटरफेरेंस और डिग्रेडेशन के लिए हाई स्ट्रंग होता है। कौन सा, तो VGA, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, VGA का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे कहते हैं इसको। ठीक है, और VGA कनेक्टर पहली बार जो वो 1980 के दशक के अंत में पेश किए गए थे। सबसे पहला कब, तो 1980 के दशक में। ठीक है, और DVI और HDMI भी डिजिटल डिस्प्ले से जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि DVI यानी कि डिजिटल विजुअल इंटरफेस और HDMI यानी कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो ये भी जो है वो डिस्प्ले किया, डिजिटल डिस्प्ले से जोड़ने के लिए किया जाता है ये भी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखिएगा इसमें 15 होल्स होते हैं जो कि VGA कहते हैं इसको, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा क्या कहता है कि जिस इंस्ट्रक्शन को जल्दी से एग्जीक्यूट नहीं किया जाना है उसे किस में रखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IBR, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा ये एक प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जाता है, तो CPU मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को पुनः ऑब्टेन करता है यानी कि प्राप्त करता है, फिर से जो है उन्हें एक छोटे से बफर में स्टोर करके रखता है जिसे इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, ये स्टोर करके रखता है वहाँ पे। ठीक है, और उसी को हम लोग इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, IBR जो है वो करंट इंस्ट्रक्शन को CPU द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने की वेट में इसे रखता है। किसके द्वारा, तो CPU के द्वारा इसे वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है, इसलिए इसे IBR कहा जाता है। तो ये इंस्ट्रक्शन को जल्दी से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, इसलिए हम लोग IBR इसका करेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, और IBR जो होता है, CPU IBR में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और फिर से ये अगले इंस्ट्रक्शन मेमोरी को जो है वो IBR में लाता है। ठीक है, तो ये इसका काम बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है जो कि इंस्ट्रक्शन के थ्रू काम करता है और ये एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में इसे रखा जाता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हम CIR का। तो CIR यानी कि करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तो ये एक वह इंस्ट्रक्शन होता है जो वर्तमान में या फिर प्रेजेंट में किसी भी CPU द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को ये सबसे पहले एग्जीक्यूट करने लग रहा है यानी कि प्रेजेंट में जो हो रहा है इंस्ट्रक्शन, उसे हम लोग CIR कहते हैं। बात करते हैं MAR यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जिसको बोला जाता है। तो ये अगले इंस्ट्रक्शन या फिर किसी भी डेटा आइटम का मेमोरी एड्रेस मेमोरी से प्राप्त यानी कि ऑब्टेंड या फिर स्टोर करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में बोलें तो ये एक स्टोर करने के लिए काम किया जाता है। क्या चीज़, तो मेमोरी एड्रेस को ये स्टोर करने में ये काम करता है। बात करते हैं PC यानी कि प्रोग्राम काउंटर जो होता है। तो प्रोग्राम काउंटर जो CPU द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस रखता है। ठीक है, अगला इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है उसका ये मेमोरी एड्रेस जो है वो लोकेट करके ये रखता है। कौन, तो प्रोग्राम काउंटर। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है कि किसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन डी, गेटवे को जो है वो प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और गेटवे उपकरणों के संपर्क के लिए जो है टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में लागू नेटवर्किंग हार्डवेयर सिस्टम का एक ये कंपोनेंट होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, तो कंपोनेंट होता है, ध्यान में रखिएगा। और जो एक डिक्रेट नेटवर्क से दूसरे तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में ये सक्षम होता है, यानी कि कंपोनेंट को फ्लो कराने में ये
सक्षम होता है और ये राउटर या फिर स्विच के रूप में काम करता है। कौन? तो गेटवे जो है वो राउटर या फिर स्विच के रूप में ये काम करता है, जो कई नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट करने में ये क्या होता है तो सक्षम होता है। कई सारे नेटवर्क के साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है और ये OSI मॉडल के 7 परतों में ये काम करता है। ठीक है, किसमें? तो ध्यान रखिएगा OSI में ये काम करता है। ठीक है, और ये जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल हो सकता है या फिर द्विदिशीय हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों हो सकता है। ठीक है, जो कि पहला अगर बोले यूनिडायरेक्शनल किसको कहते हैं तो ये डेटा को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए सक्षम हो सकता है, या फिर द्विदिशा जिसको कहते हैं कि डेटा को नेटवर्क के अंदर या फिर बाहर दोनों में प्रवाहित करवा सकता है ये। ठीक है, यानी कि इन और आउट दोनों करवा सकता है, इन और आउट दोनों करवा सकता है ये गेटवे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और गेटवे को नेटवर्क कनेक्टर और प्रोटोकॉल कनेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और ये एक नोड डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के भीतर कनेक्शन का बिंदु भी हो सकता है ये। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण, तो सभी पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा, सभी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे और भी पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ ब्रिज क्या होता है, तो ब्रिज का उपयोग जो होता है वो 2 उप नेटवर्कों को जोड़ने के लिए यहाँ पे किया जाता है, जो एक्सचेंजेबल प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये एक विस्तारित लेन है, लेन बनाने के लिए 2 लेन को जोड़ना पड़ता है। लेन का मतलब होता है क्या, तो ध्यान में रखिएगा लोकल एरिया नेटवर्क इसे कहा जाता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि ब्रिज और रिपीटर के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि ब्रिज एक पेनिट्रेटिव एफिशिएंसी है। क्या? तो ब्रिज जो होता है वो पेनिट्रेटिव एफिशिएंसी ये कहलाता है। बात करते हैं राउटर का, तो राउटर कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा प्राप्त और भेजता है, यानी कि प्राप्त करता है और भेजता है। रिसीव करता है और सेंड करने का काम किसका होता है? राउटर का होता है। इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि VDU के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे मॉनिटर को किया जाता है। मॉनिटर जो है वो विजुअल डिस्प्ले के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा कि इसमें लाखों छोटे प्रकाश कण होते हैं जिसे पिक्सल कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे कण मिल करके जिसे हम लोग पिक्सल कहा जाते हैं, जो इमेज बनाने के लिए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेखाओं में सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रेखाओं से ये बनता है। ठीक है, जब भी यूजर किसी इनपुट डिवाइस का उपयोग करके इंटर करता है तो VDU या फिर मॉनिटर दर्ज किए गए टेक्स्ट या फिर इमेज या फिर ग्राफिक्स को प्रदर्शित करता है, यानी कि वहाँ पे वो दिखाता है। ठीक है, VDU जो आपका होता है CRT प्रकार का एक मॉनिटर होता है जिसका मुख्य भाग कैथोड रे ट्यूब है। ठीक है, ये कैथोड रे ट्यूब आप ध्यान में रखिएगा, जिसे आमतौर पर पिक्चर्स ट्यूब कहा जाता है। किसे पिक्चर ट्यूब कहा जाता है? तो कैथोड रे ट्यूब को जो है वो आमतौर पर जो है पिक्चर ट्यूब कहा जाता है। CRT तकनीक एक सस्ता और अच्छा कलर आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा टाइप ऑफ विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि VDU जो होता है वो टाइप्स ऑफ किस टाइप के होते हैं? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, LCD विथ LED बैकलाइट होता है, कैथोड रे ट्यूब, प्लाज्मा, LED, ये सभी टाइप के विजुअल डिस्प्ले यूनिट होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका झारखंड जीके का जो सीरीज चल रहा है वो रेगुलर चलता रहेगा, उसके लिए टेंशन लेना नहीं है। आपका साथ ही साथ कंप्यूटर का भी चलेगा। ठीक है, कंप्यूटर का सीरीज भी साथ ही साथ चलेगा। और आपका संडे को ध्यान रखिएगा, संडे कल सुबह 6 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। ठीक है, सुबह 6 बजे आपका क्लास चलेगा, करंट अफेयर यानी कि वीकली करंट अफेयर का सीरीज जो शुरू कर रहे हैं हम आपका। ठीक है, तो करंट अफेयर में हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, सुबह 6 बजे संडे को। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं होता है? इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन सी, एनिमेशंस वहाँ पे मौजूद नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि विंडोज 10 कौन सा फाइल सिस्टम प्रयोग करता है? विंडो फाइल जो है उस किसका उपयोग करता है? तो ये उपयोग करता है NTFS का उपयोग करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NTFS का मतलब होता है न्यू, ध्यान रखिएगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम कहते हैं इसको। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम NTFS को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है,